Kaur from High School Mandigam. I am going to deliver today a chapter of history, class 8, chapter 3rd, ruling the countryside. Now our subtopic is permanent settlement. The company had to take some steps to improve agriculture. तो कंपनी ने कुछ स्टेप्स उठाए एग्रीकल्चर इम्प्रूव करने के लिए बाय इम्प्रूविंग इन्वेस्टमेंट इन लैंड. क्या इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव करने के लिए? लैंड इम्प्रूविंग इन्वेस्टमेंट. द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793. जो परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गई, इंट्रोड्यूस हुई, वो 1793 में हुई. अकॉर्डिंग टू दिस द राजाज एंड तालुकदार्स वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज ज़मींदार्स. तो इसके मुताबिक जो ये परमानेंट सेटलमेंट हुई, इसके मुताबिक 1793 में परमानेंट सेटलमेंट के मुताबिक राजास और तालुकदार्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया एज ज़मींदार्स एंड वी आर गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी. उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे ज़मींदारों से फ्रॉम द पीजेंट्स. द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्सड परमानेंटली. जो अमाउंट दिया जाएगा, पे किया जाएगा, वो परमानेंट रहेगा एंड हेंस द नेम परमानेंट सेटलमेंट. तो इसका नाम पड़ गया परमानेंट सेटलमेंट. द कंपनी ऑफिशियल्स फेल्ट दैट इट वुड इंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू. तो उन्हें कंपनी ऑफिशियल्स को ये महसूस हुआ, ये फील किया उन्होंने कि यकीन रहा उन्हें कि अब ये रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्शन है ये रेगुलर रहेगी. दे आल्सो फेल्ट दैट दिस वुड मोटिवेट द ज़मींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड. और उसकी वजह से ये रहा कि ये ज़मींदारों को ये मोटिवेशन रहेगा कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे लैंड को इम्प्रूव करने के लिए. द ज़मींदार्स वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन बिकॉज द रेवेन्यू डिमांड वुड नॉट बी increased. The problem of permanent settlement. परमानेंट सेटलमेंट की क्या प्रॉब्लम रही? द रेवेन्यू वॉज फिक्सड एट सच ए हाई लेवल. रेवेन्यू जो फिक्स किया गया वो इतने हाई लेवल पे फिक्स किया गया कि दैट द ज़मींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे. ज़मींदार के लिए पे करना बहुत मुश्किल हुआ. ए ज़मींदार हु फेल टू पे द रेवेन्यू. जो रेवेन्यू ज़मींदार फेल हो जाता रेवेन्यू पे करने के लिए, लास्ट ही ज़मींदारी, वो अपनी ज़मींदारी उसको छोड़नी थी. हेंस ज़मींदार्स वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड. तो इसलिए ज़मींदारों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की लैंड को इम्प्रूव करने के लिए. बट द सिचुएशन चेंज बाय द फर्स्ट डिकेड. तो पहली दहाइयों में ये 19th सेंचुरी की पहली दहाई में ये सिचुएशन चेंज हो गई. देयर वाज प्राइस राइज एंड एक्सपेंशन इन कल्टीवेशन. प्राइस हाई हो गई और कल्टीवेशन एक्सपेंशन राइज हो गया. द इनकम ऑफ द ज़मींदार्स इंक्रीज. तो इससे क्या हुआ कि ज़मींदारों की जो इनकम थी वो इंक्रीज़ होगी. बट इट डिड नॉट रिजल्ट एनी गेन फॉर द कंपनी. तो इससे कंपनी को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड. The zamindars preferred to earn as much profit as they could and seldom bothered about investing in land. अब क्या होने लगा कि ज़मींदार प्रेफर करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए, एज़ कम्पेयर बॉदर नहीं किया इन्वेस्टमेंट लैंड पर, वो नहीं करते थे. दे वर जस्ट हैप्पी टू लीज आउट द लैंड टू टेनेंट्स. जो सूद पर देते थे ज़मीन, उनसे वो ज़मीन छुड़वाने में कामयाब हो जाते. दे वेयर जस्ट हैप्पी. वो खुश थे. लीज आउट द अपनी ज़मीन छुड़वाने के लिए. द सिस्टम वॉज एक्सट्रीमली oppressive for the cultivator. He had to pay a high rent to the zamindar. But there was no security of his right on the land. He had to pay a high rent. ज़मींदार को बहुत to the ज़मींदार. He had to pay a high rent to the ज़मींदार. ज़मींदार को उसे बहुत हाई पे देना पड़ता था, रेंट देना पड़ता था. बट देयर वॉज नो सिक्योरिटी. और उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती थी ऑन हिज राइट ऑन द लैंड. ज़मीन पर उसका कोई हक नहीं रहता था. कल्टिवेटर ऑफन हैड टू टेक लोन फ्रॉम द मनी लैंडर. तो जो कल्टिवेटर था, जो ज़मींदारी करने वाला था, जो
कल्टीवेटर था वो अक्सर मनी लेंडर से पैसा उधार लेता रहता था टू पे रेंट पे करने के लिए। फेलियर ऑफ पेमेंट, जब फेल हो जाता था वो पेमेंट, रेंटल पेमेंट करने में, तो मेंट फेलियर ऑफ पेमेंट ऑफ द रेंटल meant eviction for the cultivator from the land. Mahalwari settlement. By the early 19th century के शुरू में the company officials were planning to change the revenue system. अब जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो चाहते थे कि अब हम ये रेवेन्यू सिस्टम चेंज करेंगे। ए न्यू सिस्टम वाज डिवाइज्ड, एक नया ही सिस्टम उन्होंने लाया। हॉल्ट मैकनीज was convinced about the importance of village in the North Indian society. मैकनीज was convinced about the गाँव की इम्पोर्टेंस नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में कितनी है। He wanted to preserve this important social institution. He sent collectors to different villages. वो कलेक्टर्स जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले थे, ऑफिसर्स थे, उनको डिफरेंट विलेज में सर्वे करने के लिए भेजा। Data regarding land size and type and custom and rights of different groups were collected. ये डेटा रिगार्डिंग लैंड के बारे में, साइज, टाइप, कस्टम्स, राइट्स, डिफरेंट ग्रुप्स वेयर कलेक्टेड किए उन्होंने। तो द रेवेन्यू एस्टिमेशन वाज डन फॉर ईच विलेज, तो एस्टिमेट किया गया रेवेन्यू हर एक गांव के लिए। द विलेज वाज नोन एज महल, हर एक द विलेज वाज नोन एज महल, विलेज को महल कहा जाने लगा। एंड हेंस दिस सिस्टम वाज नोन एज महलवारी सिस्टम, तो इस सिस्टम को महलवारी सिस्टम कहा गया। इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू रिवाइज द रेवेन्यू डिमांड पीरियडिकली। द विलेज हेडमैन वाज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। अब जो विलेज का हेडमैन था उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। The Monroe system. This system was also known as the Rayot-Tawari system. It was first tried on a small scale. पहले तो ये छोटे दर्जे पे किया गया, बाद में by Captain Alexander Reid. He tried it in some of those areas which were taken over after the defeat of Tipu Sultan. He tried it in some of those areas. ये उन जगहों पे किया गया जो टीपू सुल्तान से हार के बाद लिए गए थे। दिस सिस्टम वाज सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय टॉमस मनरो। दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। तो ये सारा जो सिस्टम था रेवटवारी का, ये कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ? साउथ इंडिया में। देयर वर नो ट्रेडिशनल ज़मींदार्स इन द साउथ, तो वहाँ पे कोई ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं थे। हेंस द सेटलमेंट हैड टू बी डायरेक्टली मेड विद द कल्टिवेटर्स रियॉट। द रियॉट हैड बीन टिलिंग द लैंड फॉर जनरेशंस। देयर फील्ड्स वेयर केयरफुली सर्वेड टू मेक द रेवेन्यू असेसमेंट। This is Thomas Monro, Governor of Madras from 1819 to 26. Problem of excessive revenue demand. अब सब टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड। जो प्रॉब्लम क्या बढ़ गई, अब ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड की जाने लगी, तो ये प्रॉब्लम बढ़ गई। द रेवेन्यू ऑफिशियल्स वांटेड टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड। जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे वो अब ये चाहने लगे कि जो इनकम ऑफ लैंड है इसको बढ़ाया जाए। हेंस दे फिक्सड वेरी हाई रेवेन्यू डिमांड, तो उन्होंने डिमांड की वेरी हाई रेवेन्यू टैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा। पीसेंट्स वी आर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू, तो जो ज़मींदार थे वो रेवेन्यू पे नहीं कर सकते थे। द रियॉट्स फाइट फ्लड द कंट्री साइड एंड विलेज बिकम deserted in many regions. Crops for Europe. By the late 18th century के लेट में, आखिर में, the company was also trying to expand the cultivation of opium and indigo. कल्टिवेशन अब करने लगी कंपनी, अब ये चाहने लगी कि कल्टिवेशन करे ओपियम और इंडिगो। इन द सब्सिक्वेंट 150 years, 150 साल तक, द ब्रिटिश
also purchased or forced the cultivators to produce other crops like jute, tea, sugarcane, cotton, wheat, and rice to be supplied to Europe. यूरोप को सप्लाई करने के लिए ब्रिटिशर्स अभी ज़मींदारों को, कल्टीवेटर्स को ये मजबूर करने लगे प्रोड्यूस करने के लिए। कौन कौन सी क्रॉप्स थी? वो थी जूट, टी, शुगर केन, कॉटन, वीट एंड राइस एक्स्ट्रा। ये कहाँ सप्लाई करने के लिए बोल रहे करने कल्टीवेटर्स को बोल रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें आप तैयार करो, कल्टीवेट करो, ताकि हम ये यूरोप में सप्लाई कर सकें। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। थैंक यू।